हाय। तो पिछली टेक्स्ट बुक में हमने गुप्ता एम्पायर तक पढ़ लिया था। 1500 साल पहले तक गुप्ता एम्पायर खत्म हो गया। उसके बाद एक ऐसी सिटी आई, कन्नौज, द मिस्ट्री ऑफ कन्नौज। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में, कन्नौज द मैग्नेट फॉर माइटी किंग्स। सभी राजा इसको जीतना चाहते थे। ऐसी क्या मिस्ट्री थी कन्नौज की? कन्नौज द सिटी एवरी किंग वांटेड टू रूल, सभी जीतना चाहते थे। गुप्ता एम्पायर जब खत्म हो गया तो इसमें रीजनल किंगडम्स राइज हो गए इंडिया में। उस वक्त कन्नौज उसमें से एक मेजर पावर सेंटर के रूप में सामने आया। और इस समय बहुत सारे टेम्पल्स, लिटरेचर, नॉलेज, इन सब के फील्ड में बहुत ज्यादा राइज देखने को मिला। और इसी समय इंडिया ने नए पावर्स के थ्रू अपने आइडियाज को, अपने आप को एक नया शेप दिया, वो हम जानेंगे। और कैसे एक मॉन्क, उस समय ना मैप था ना ट्रेन थी, फिर भी इतनी दूर चाइना से सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए, स्टडी के लिए कैसे ट्रैवल करके इंडिया आया, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सोचो, आखिर उस सिटी में, कन्नौज में ऐसा क्या था जो इतने सारे राजा उसको जीतना चाहते थे? तो इसको जानने के लिए हम चलिए टाइम ट्रैवल करते हैं और अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, एम्पायर्स एंड किंगडम्स 6th to 10th सेंचुरीज। ये थीम बी टेपेस्ट्री ऑफ पास्ट, चैप्टर नंबर 3 एम्पायर्स एंड किंगडम्स है। ये इसका पार्ट 1 है, ये कंटेंट शीट आप देख सकते हो। इसमें हमने थीम ए के दोनों चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम टेपेस्ट्री ऑफ पास्ट, एम्पायर्स एंड किंगडम्स 6th to 10th सेंचुरीज। ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम हाफ चैप्टर अप्रोक्स ट्राई करेंगे कवर करने का। तो चैप्टर का स्टार्ट हुआ है, बट उससे पहले अगर अभी तक आपने प्रीवियस 2 चैप्टर्स जो उसके वीडियोस नहीं देखी हैं, सो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, प्लेलिस्ट के लिंक्स हैं, वहां पर आप देख सकते हैं, या फिर चैनल पर जाके कोई भी चैप्टर आप सर्च करेंगे, कलियां टीवी बस लास्ट में लिख दीजिएगा तो प्लेलिस्ट आ जाएगी उस चैप्टर की। ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट। तो सबसे पहले कोट दिया हुआ है, इंडिया नेवर स्पोक हर लास्ट वर्ड, इन ऑल थिंग्स शी कंटिन्यूज, survives and renews herself। So कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं आई जो कि इंडिया की लास्ट हो या इंडिया खत्म हो रहा हो। हर समय उसने अपने आप को रिन्यू किया और समय के हिसाब से सरवाइव करती चली आई। तो इंडिया थी, है और कंटिन्यू रहेगी। ये किसके द्वारा कहा गया है? लुई रेनो द्वारा एंड जीन फिलियोजेट के द्वारा, राइट। सो इसका मतलब इंडिया कैसे पास्ट में भी था, कैसे उसने ग्रो किया, समय के हिसाब से चेंज हुआ और आज भी सरवाइव कर रहा है। एक इमेज यहाँ पर दिया हुआ है 3.1, द शोर टेम्पल एट मल्लपुरम बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ नरसिम्हवर्मन सेकेंड ऑफ पल्लव डायनेस्टी। हमने पल्लव डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, उसमें से एक किंग थे नरसिम्हवर्मन सेकेंड। उनके समय में ये मल्लापुरम टेम्पल जो है शोर टेम्पल के बना हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे इमेज आपको दी गई है। नाउ बिग क्वेश्चंस कौन कौन से कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में, चलिए देख ले। फर्स्ट है, मेजर चेंजेस कैरेक्टराइज दिस पीरियड। इस समय में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए? 6th से 10th सेंचुरी जो हम पढ़ रहे हैं, इस समय में क्या क्या चेंजेस हुए? हाउ डिड पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलीजियस डेवलपमेंट शेप इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड? देखो, ये जो टर्म्स है पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलीजियस, ये हमने देखा चैप्टर 1 में भी आपका यूज हुआ था, है ना, चैप्टर 2 में, इंडिया एंड हर नेबर्स में। तो ये अगर आप याद कर लेते हो तो आपको आंसर्स लिखने में बहुत मदद मिलेगी। व्हाट वाज इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेजन? जो विदेशी आक्रमण होते थे, इन्वेजन मतलब जो लूटपाट या आक्रमण के इरादे से जो विदेशी आया करते थे, उसका क्या असर हुआ? एंड इंटरेक्शंस ऑन इंडियन सोसाइटी एंड पॉलिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। और उस समय इंडियन सोसाइटी जो थी उसमें किस तरीके के इंटरेक्शंस हो रहे थे या किस तरीके से उसका असर हो रहा था, पॉलिटी में उस समय की शासन व्यवस्था थी उसमें कैसे चेंजेस आ रहे थे, तो ये सब हम जानने वाले हैं। ओके, ये एक टाइमलाइन के थ्रू आपको समझाया गया है। जैसे 6th सेंचुरी के अराउंड यहाँ पर राइज ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी का राइज हुआ। यहाँ 6 से लेके 8 तक यहाँ दिया हुआ है पल्लव चालुक्य स्ट्रगल हुआ, पल्लव और चालुक्य का स्ट्रगल हुआ। यहाँ 630 से 644 के अराउंड हुआनशांग जो है वो चाइना से ट्रैवल करके इंडिया में आए। देन यहाँ पर है, यहाँ आपको एरो दिया हुआ है, हर्षवर्धन ने रूल स्टार्ट किया कन्नौज में, हर्षवर्धन ने अपना शासन स्टार्ट किया। फिर यहाँ कहीं सेंटर में 637 सी के अराउंड पहला अरब नेवल अटैक हुआ, रिपोल्स एट थाना, जो मुंबई वाला एरिया है अभी का, वहां पर अरबों ने पहली बार नेवल मतलब समुद्र के रास्ते अटैक किया। यहाँ आप देख सकते हैं 650 सी के अराउंड स्टार्ट ऑफ भक्ति ट्रेडिशन इन साउथ इंडिया, सदर्न पार्ट जो है इंडिया का, वहां पर भक्ति ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ। 712 में
में अरब्स ने कंक्वेयर कर लिया सिंध एरिया। बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद, बहुत सारी बार उन्होंने आक्रमण किया, उसके बाद सिंध वाला जो रीजन है उसको जीत लिया उन्होंने। देन 750 में यहाँ पर राइज ऑफ पाल डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी या पाल डायनेस्टी की शुरुआत यहाँ पर हुई। यहाँ आप देख सकते हो हर्षवर्धन, यहाँ पर पाल, और यहाँ आप देख सकते हो पल्लव और चालुक्य चल रहे हैं, है ना। सो यहाँ 8 से 9 सेंचुरी के अराउंड इस पूरी एक शताब्दी की हम बात करें तो इसमें ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल स्टार्ट हुआ कन्नौज के लिए। यहाँ पर आप देखिए 3 इंपॉर्टेंट पावर के बारे में हमने पढ़ा। एक हर्षवर्धन, ठीक है, तो ये ट्राईपार्टाइट मतलब 3 पार्टीज इन्वॉल्व थी स्ट्रगल में, जो कन्नौज को लेकर लड़ाई हो रही थी उसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्टीज थी। तो कौन कौन से थे ये 3 जो स्ट्रगल कर रहे थे इसमें, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे। और लास्ट में 9th सेंचुरी सी में चोलास जो है, इन तीनों स्ट्रगल कर रहे थे कन्नौज को जीतने के लिए, उसमें चोलास जो है वो डोमिनेंट पावर के रूप में उभर कर सामने आए, मतलब इनकी जीत हुई। ओके, सो यही मेन स्ट्रगल है कन्नौज का। क्यों सब लड़ रहे थे, क्यों कन्नौज के लोग जीतना चाहते थे, ऐसा क्या था। सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को ऑन दैट नोट। This chapter and the next together survey the scene in India from the end of Gupta era about 600 CE to about 1200 CE. So इस chapter में हम गुप्ता एम्पायर जब एंड हो गया, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 600 CE के अराउंड से लेकर 1200 CE तक क्या क्या चीजें हुई, CE मतलब कॉमन एरा, वो सारी चीजें इसमें हम पढ़ने वाले हैं। These six centuries together have received several names, post classical, late classical and early medieval among others. So ये जो समय है 600 साल का, 600 से लेके 1200 सी तक, ये जो 6 सेंचुरीज हैं, इसको बहुत सारे नामों से जाना गया, जैसे पोस्ट क्लासिकल कहा गया, लेट क्लासिकल कहा गया, अर्ली मिडिवल कहा गया। वी नीड नॉट यूज एनी ऑफ दोज टर्म्स हियर एज लॉन्ग एज वी कीप द ब्रॉड क्रोनोलॉजी इन माइंड। हमें सिर्फ ये दिमाग में रखना है, हम इसमें से कोई भी नाम इस चैप्टर में यूज नहीं करेंगे, बट एक आइडिया रखना है कि किस समय की बात हो रही है। इन ग्रेड 8 वी विल एक्सप्लोर द नेक्स्ट सेंचुरीज लीडिंग अप टू द कोलोनियल एरा डोमिनेटेड बाय ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब इसके बाद 1200 सी के अराउंड जो हुआ, या फिर इसके बाद की कहानी हम ग्रेड 8 में पढ़ेंगे, जहां हम देखेंगे कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, कॉलोनी बनाया उन्होंने इंडिया को, राइट, एंड अल्टीमेटली द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल था मतलब जो भारत के ऊपर राज्य कर रहे थे, उनसे कैसे हमने फ्रीडम स्ट्रगल करके और अपने इंडिपेंडेंस को हासिल किया, कल्मिनेटिंग इन इंडियाज इंडिपेंडेंस, और फ्रीडम स्ट्रगल के द्वारा हमने कैसे आजादी को पाया, ये सारा आप 8th क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम 600 सी से 1200 सी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेजिन यू आर इन नॉर्थ इंडिया सम 1500 years ago. The mighty Gupta Empire, see the chapter on Gupta era in part 1 of this textbook, has lost its dominance. समझो आपको मानना है कि आप 1500 साल पहले चले गए, वहां पर गुप्ता एम्पायर जो था वो अब खत्म हो रहा है, उसका डोमिनेंस जो है लॉस्ट हो रहा है। You are a young traveler setting off on an adventure अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट। आप एक ट्रैवलर हैं, यंग ट्रैवलर हैं, आप सब कॉन्टिनेंट में एडवेंचर करने जा रहे हैं, ट्रैवल करने जा रहे हैं। योर फर्स्ट स्टॉप इज कन्नौज, सबसे पहले आप कन्नौज में रुकेंगे। अ सिटी बाय रिवर गंगा वेयर अ पावरफुल किंग होस्ट पोएट्स एंड स्कॉलर्स। ये जो कन्नौज है यहाँ पर एक पावरफुल किंग है जो बहुत सारे कवियों को अपने संरक्षण में रखते हैं, बहुत सारे विद्वान उनके कोर्ट में रहते हैं, और ये जो सिटी है गंगा नदी के किनारे है। अ फ्यू वीक्स लेटर यू रीच द चालुक्य किंगडम इन द डेक्कन, और उसके कुछ हफ्ते बाद, पहले तो आप कन्नौज में रुके, उसके कुछ हफ्ते बाद आप चालुक्य किंगडम में गए जो डेक्कन में है, मतलब साउथ वाला जो पार्ट है वहां। वे यू सी मैग्निफिसेंट टेम्पल एंड लाइवली सिटीज। अब आपको बहुत ही सुंदर भव्य टेम्पल्स, मंदिर देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही जीवंत सिटीज देखने को मिल रही हैं आपको, शहर जो है बहुत अच्छे हैं। इन द फार साउथ, और नीचे आ जाओ साउथ की तरफ, तो पल्लवास आर कार्विंग एंटायर टेम्पल्स आउट ऑफ रॉक एट मल्लापुरम, ऑल्सो नोन एज महाबलीपुरम। अब महाबलीपुरम जो आज हम जानते हैं उसे मल्लापुरम कहा जाता था। वहां पर पल्लव जो डायनेस्टी है वहां बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बना रहे हैं, रॉक को कट करके, पत्थरों को काट काट कर। वाइल इन बंगाल पालास आर सपोर्टिंग ग्रेट यूनिवर्सिटीज सच एज विक्रमशिला, यू डोंट सी लार्ज एम्पायर्स इन इंडिया नाउ। अच्छा, अब यहाँ पर बंगाल की तरफ जब आप गए, मतलब ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पे पालाज है, पाला डायनेस्टी है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जैसे कि विक्रमशिला हो गए, उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं, पाला डायनेस्टी। तो ये हमने देखा साउथ में जैसे चालुक्य, पल्लवा, ईस्ट की तरफ हमने पालाज के बारे में जाना, नॉर्थ में हमने यहाँ पर कन्नौज के बारे में पढ़ा। यू डोंट सी लार्ज एम्पायर, आपको कोई बड़े एम्पायर देखने को नहीं मिल रहे। रीजन वाइज हम देख रहे हैं, कहीं पर किसी का शासन है, कहीं पर किसी का शासन है, बड़ा कोई एक एम्पायर देखने को नहीं मिल रहा। बट
मैनी स्ट्रॉन्ग किंगडम्स, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग किंगडम्स हैं जैसे चालुक्य, पल्लवास, पालास, राइट. सम कॉल इट a time of political rivalry and disorders, but as you travel you see something different, a land buzzing with new ideas, art and culture, different in each region, yet all part of one India. देखो, कोई स्ट्रॉन्ग, बहुत सारे में स्ट्रॉन्ग किंगडम को देखने को मिल रहे हैं, कोई बड़ा एम्पायर नहीं है. ऐसा कहा जाता है कि पॉलिटिकल राइवलरी है, मतलब कोई भी मिलकर काम करना नहीं चाहता, डिसऑर्डर है, कोई एक लॉ ऑर्डर नहीं है, कोई एक सिस्टम नहीं है सही से. लेकिन जैसे जैसे आप ट्रैवल करोगे तो आप कुछ अलग भी देखते हो, जैसे कि वहां पर नए नए आइडियाज डेवलप हो रहे हैं, आर्ट कल्चर डेवलप हो रहे हैं. हर रीजन में अलग अलग है, फिर भी सारे क्या है, एक ही इंडिया का पार्ट है. इज दिस रियली द एंड ऑफ एन एज ऑफ पावरफुल एम्पायर्स? तो क्या अब कोई बड़ा एम्पायर नहीं बनेगा? क्या ये खत्म होते जा रहे हैं बड़े बड़े एम्पायर, जैसे गुप्ता एम्पायर, मौर्य एम्पायर हमने पढ़ा? ऐसा कोई एम्पायर नहीं बनेगा, साम्राज्य नहीं बनेगा. और द डॉन ऑफ अ न्यू एरा, या फिर ये शुरुआत है किसी नई एरा की. लेट्स स्टेप बैक इन टाइम टू सी. चलिए अब हम पीछे चलते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में. एज यू कैन सी ऑन द मैप फिगर 3.3, द गुप्तास आर गॉन बट द लैंड इज स्टिल डायनेमिक एंड वाइब्रेंट विद एक्टिविटी. सेवरल रीजनल पार्ट्स हैव इमर्ज्ड. गुप्तास का जब एंड हुआ, जब गुप्ता खत्म हुए, ये 3.3 फिगर है यहाँ पर, ये वाला मैप, तो आप देखोगे कि गुप्तास जब एंड हुए तो ऐसा नहीं है कि वो चले गए तो पूरी तरीके से चीजें खत्म हो गई, नहीं. अ सिंप्लीफाइड मैप ऑफ फ्यू डायनेस्टी इन नॉर्थ पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम 7th सेंचुरी ऑनवर्ड. उसकी जगह छोटे छोटे बहुत सारे किंगडम्स आ गए. आप यहाँ देख सकते हो गुज्जर प्रतिहार है, ठीक है, यहाँ देखोगे राष्ट्रकूटास हैं, पालास हैं, इधर बंगाल के साइड वर्मन्स हैं, राइट. तो ऐसे पुष्यभूतिज हैं, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स हो गए, गुप्ता के बाद राइज होने लग गए. सो द ग्रेट किंग ऑफ किंग्स. अब एक ऐसे राजा के बारे में पढ़ेंगे जो राजाओं का भी राजा है. सो एज वी लुक एट नदर्न इंडिया एट दिस टाइम वी फाइंड अ रिमार्केबल रूलर, हर्षवर्धन. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग के बारे में हम जानने जा रहे हैं जिनका नाम है हर्षवर्धन, जिन्होंने नदर्न इंडिया में, नॉर्थ वाला जो इंडिया है वहां पर शासन किया. असेंडिंग द थ्रोन इन 606 CE एट कन्नौज. उन्होंने कन्नौज में उनका राज्याभिषेक हुआ. असेंडिंग द थ्रोन मतलब राजगद्दी पर वो बैठे 606 CE में. ही बिलोंग टू द पुष्यभूति और वर्धाना डायनेस्टी. ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? इसे पुष्यभूति या वर्धान डायनेस्टी भी कहते हैं. यहां मैंने पुष्यभूति आपको दिखाया, ये रहा. पुष्यभूति डायनेस्टी से हर्षवर्धन बिलोंग करते थे. इसे हम हर्षवर्धन, और इसे हम एक और नाम से जानते हैं, वर्धान डायनेस्टी. ओके, हुज अर्लियर कैपिटल वाज स्थानेश्वरा. इसका जो पहले कैपिटल था स्थानेश्वरा था, जिसे आज के समय में हरियाणा में हम थानेश्वर नाम से जानते हैं. स्थानेश्वरा ये इसका कैपिटल है. देखो यहाँ पर नाम भी दिया है, आई थिंक ये रहा, है ना, ये इसकी कैपिटल है कन्नौज की. पहले स्थानेश्वर थी, आज के समय में हम इसे थानेसर बोलते हैं. अच्छा, ये नेम्स जो होते हैं ना, आप याद कर सकते हैं कि थानेसर जो है स्थानेश्वर का ही नाम है, क्योंकि हो सकता है कभी मैच टाइम में आ जाए. नाउ रूलिंग फ्रॉम कन्नौज, और कन्नौज एंशियंटली नोन एज कन्याकुब्जा इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश. ये जो है अपना शासन कहाँ से कर रहे थे? कन्नौज से. कन्नौज को कन्नौज भी कहा जाता है, या प्राचीन एंशियंट हिस्ट्री में आप देखो तो कन्याकुब्जा के नाम से भी जाना जाता है. ये रहा कन्नौज, है ना, ये वाला जो नेम है मैप में, ये देखो कन्याकुब्जा. ओके, इस नाम से भी जाना जाता है. यहां से हर्षवर्धन शासन कर रहे थे. ही एक्सपैंडेड हिज एम्पायर ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ नदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, ऑल्दो इट्स प्रिसाइज एक्सटेंट इज नॉट नोन विद सर्टेनिटी. देखो, उन्होंने ना अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया, फैलाया बहुत बड़े एरिया में. लार्ज पार्ट ऑफ नदर्न इंडिया, नॉर्थ वाले पूरे एरिया की हम बात करें, ईस्टर्न इंडिया, ईस्ट जो बंगाल वाला रीजन है उधर की तरफ भी फैलाया. ऑल्दो इसका जो प्रिसाइज एक्सटेंट है कि एग्जैक्ट कहां से कहां तक फैला था, उतने अच्छे से सर्टेनली हमें नहीं पता है. फिर भी हम कह सकते हैं उन्होंने बहुत बड़े एरिया में अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया. ये आप कॉइन देख सकते हो डिपिक्टिंग किंग हर्षा. ये हर्षवर्धन जो किंग है उनको यहाँ पे डिपिक्ट किया गया, दिखाया गया है. और इसी कॉइन के दूसरी साइड पर, रिवर्स साइड, अ पिकॉक फैनिंग इट्स टेल. एक मोर है जो अपने पंखों को फैला रहा है ना, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं. ये उसी समय का कॉइन है. नाउ
हर्षा, as he also known, was a fine poet and dramatist. वो खुद भी एक कवि थे। हर्ष जो थे, हर्ष जो राजा थे, वो कवि भी थे और नाट्य जो होता है, नाटक वगैरह जो होते हैं, ड्रामा वगैरह, वो भी लिखा करते थे। ही इज अज्यूम्ड टू बी द ऑथर ऑफ 3 प्लेस कंपोज्ड इन क्लासिकल संस्कृत। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 3 संस्कृत में कंपोजिशंस भी की थी, which we have love stories with a courtly life or themes of sacrifices and other high ethical values. इसमें कुछ कहानियां हैं जो राज दरबार हुआ करता था, वहां की लव स्टोरीज को लेकर या सेक्रीफाइसेस को थीम को लेकर या कुछ अच्छी जो वैल्यूज होती हैं, जो नैतिकता होती है, उसके ऊपर कुछ कहानियां लिखी हैं उन्होंने। While these are stories, historians are use such literature to extract interesting detail about the culture and society of those times, from systems of governance to social diversities, technologies, foods, क्लॉथिंग्स। इन्हीं स्टोरीज से जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, वो यहीं से इंटरेस्टिंग डिटेल्स निकालते हैं कि उस समय का कल्चर कैसा था, सोसाइटी कैसे थी उस समय की, दोज टाइम्स, राइट। वहां पे गवर्नेंस यानी शासन व्यवस्था कैसी थी, सोसाइटी में डाइवर्सिटी कैसी थी, टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी थी, कैसा भोजन खाया करते थे लोग, कपड़े कैसे पहना करते थे, इन्हीं स्टोरी से डिटेलिंग पता चलती है। हर्षा ऑल्सो पेट्रोनाइज स्कॉलर्स लाइक बाण भट्ट। हर्ष के दरबार में बहुत सारे स्कॉलर्स थे, स्कॉलर्स यानी विद्वान थे, उनमें से एक थे बाण भट्ट, जिन्हें बाणा के नाम से भी जाना जाता है। बाण भट्ट द्वारा लिखी गई एक किताब है कादम्बरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नाम याद होने चाहिए। बाण भट्ट ने लिखा था कादम्बरी, अ ब्यूटीफुल लिटरेरी वर्क एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट नॉवेल। ये एक दुनिया की, हम कह सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन नॉवेल में से एक है। बाण ऑल्सो कंपोज्ड अ बायोग्राफी ऑफ हर्षा टाइटल हर्षचरित्र। बाण भट्ट ने ही हर्ष की जीवनी लिखी, बायोग्राफी मतलब हर्ष के जीवन का चरित्र लिखा, जिसे हर्षचरित्र नाम दिया गया। उसमें हर्ष का जीवन काल कैसा था उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी गई है। इंस्क्रिप्शंस डिपिक्ट हर्षा एज अ डिवोटी ऑफ शिवा। इंस्क्रिप्शंस मतलब जो पत्थरों पे खुदाई करके जो लेख लिखे होते हैं, उसमें बताया गया है कि हर्ष जो है वो शिव भगवान का भक्त था। अकॉर्डिंग टू अदर सोर्सेज ही वॉज ऑल्सो डीपली अटैच्ड टू बुद्धिज्म। एक और हम सोर्स की बात करें जहां से हमें पता चलता है कि वो बुद्धिज्म में भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी उसकी। while showing respect of all schools of thought and belief। तो शिवा का डिवोटी होने के साथ साथ बुद्धिज्म में इंटरेस्ट था उसे, और भी सभी जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जो विचारधारा है, जो विश्वास है, उसको वो रिस्पेक्ट देता था। ऐसा नहीं कि किसी एक धर्म को मान रहा है तो बाकी धर्मों की वो वैल्यू नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं था। यहाँ पर आपको देखो क्या दिया गया है, अ डिटेल ऑफ अ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन है जो कॉपर प्लेट पे लिखा गया है, जो बंसखेड़ा इन उत्तर प्रदेश से ये मिला है। नागरी स्क्रिप्ट में ये लिखा हुआ है। अ प्रीकर्सर टू देवनागरी जो लिपि है उससे भी पहले की ये लिपि है। इट रीड्स, इसे क्या पढ़ा जाता है, ये क्या लिखा हुआ है, स्वहस्तो मामा महाराजाधिराज श्री हर्षाया, दैट इज बाय माय ओन हैंड द ग्रेट किंग ऑफ किंग्स श्री हर्षा। हर्ष के बारे में यहाँ कहा गया है कि राजाओं का राजा। अब इसमें आपको कोई से अक्षर हैं जो ऐसे जो आप समझ पा रहे हैं, आपको पता चल रहा है। देखो मुझे ये वाला जो लेटर है ये ह जैसा लग रहा है, ऐसे आपको कौन कौन से लेटर मैच होते हुए दिख रहे हैं वो आप इस पे ध्यान से पढ़ सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ दिया हुआ है, लेट्स एक्सप्लोर। इफ यू नो द देवनागरी स्क्रिप्ट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, ट्राई टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द लेटर्स इन हर्षा सिग्नेचर। ये जो हर्ष द्वारा लिखा गया है इसमें आपको कुछ लेटर्स पहचानने, जैसे मैंने ये ह बताया है, ऐसे आपको इसमें कौन सा समझ में आ रहा है वो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। सो डू यू रिकॉल वेयर द कैपिटल ऑफ अर्लियर मौर्य एंड गुप्ता एम्पायर्स वर लोकेटेड। हमने पिछली बुक में पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में कि मौर्य का कैपिटल कहाँ था, गुप्ता एम्पायर का कैपिटल कहाँ था, एंड हाउ डू यू थिंक दिस शिफ्ट मे हैव शेप्ड द सबकॉन्टिनेंट्स पॉलिटिकल इन द ईयर्स टू कम। और ये जो शिफ्ट है कि कैपिटल को शिफ्ट किया गया, ये सब कैसे चेंज किया होगा, सब उस समय की जो पॉलिटिक्स थी, आने वाले समय में उसमें क्या चेंजेस हुए होंगे। मौर्य का जो कैपिटल है वो पाटलिपुत्र में था, जो पटना बिहार में है वहां पर। फिर गुप्ता जो कैपिटल है वो पाटलिपुत्र पटना बिहार में। ये जो शिफ्ट है इसका क्या असर हुआ होगा। सो पावर स्प्लिट इनटू रीजनल किंगडम्स। जो रीजनल किंगडम्स थे, जो छोटे छोटे एरिया वाले जो किंगडम्स वगैरह थे, उसमें पावर बटी होगी। मोर राइवलरी बिटवीन रूलर्स, राजाओं के बीच में जो है बहुत ज्यादा शत्रुता और बढ़ी होगी। लोकल फ्यूडेटरीज बिकम स्ट्रॉन्गर एंड चैलेंज्ड किंग्स। जो लोकल
फ्यूडेटरीज मतलब क्या होता है, ये सब हमने पिछले पार्ट जो फर्स्ट टेक्स्ट बुक था उसमें पढ़ा हुआ है। जैसे एक राजा है तो वो सारे एरिया को नहीं संभाल सकता, तो ये एरिया ये एरिया ये एरिया वो किसी को सामंत को दे देता था जो इस एरिया को संभालता था, बदले में राजा उसकी रक्षा करता था, और इन्हें ही हम फ्यूडेटरीज कहते हैं। तो ये स्ट्रॉन्गर हो गए होंगे और इन्होंने राजा को चैलेंज किया होगा, कहीं कहीं कोई फ्यूडेटरी खुद को आजाद बताने लगा होगा कि हम किसी के अंडर नहीं है, हम अपना शासन खुद संभालेंगे, तो इस तरह के चेंजेस हुए होंगे। नाउ डोंट मिस आउट, यहाँ फैक्ट दिया हुआ है 7th सेंचुरी नॉवेल कादम्बरी। कादम्बरी किसने लिखा है, अभी हमने कुछ पेजेस पहले पढ़ा, कुछ स्लाइड्स पहले। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में फटाफट लिख के बताइए। और आप लोग कॉमेंट्स वगैरह तो करते ही नहीं है, बहुत कम बच्चे कॉमेंट्स करते हैं। एक लाइक, ये सब मैं बोलती नहीं हूँ वीडियोस में, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ये सब बोलना कि लाइक करिए कमेंट करिए, बट हाँ जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज इफ यू फाइंड इट कि हाँ मुझे हेल्प हो रही है तो थोड़ा सा कुछ लिख दीजिए ताकि मुझे पढ़ के समझ में आए कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है, या फिर लाइक तो कर ही सकते हैं ना। चलिए, 7th सेंचुरी नॉवेल कादम्बरी हैज अ वेरी एलाबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स प्लॉट। कादम्बरी में बहुत सारी चीजें एलाबोरेट मतलब विस्तार में बताई गई हैं। इसमें एक लव स्टोरी बताई गई है बिटवीन अ प्रिंस फ्रॉम उज्जैनी एंड कादम्बरी अ सेलेस्टियल बीइंग। सो ये एक कहानी है, कादम्बरी में क्या है, एक लव स्टोरी दी गई है किस किस के बीच में, एक प्रिंस, एक राजकुमार जो उज्जैनी के राजकुमार थे, और एक बहुत ही सुंदर सेलेस्टियल बीइंग मतलब स्वर्ग की एक सुंदर देवी हम कह सकते हैं, या स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा बोल सकते हैं, कादम्बरी जिसका नाम था। इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में ये है। Their romance runs across different births, streams and divine worlds with a story often told within another story. उनका जो रोमांस है, जो प्यार है, वो एक जन्म में नहीं है, डिफरेंट बर्ड्स, बहुत सारे जन्मों की ये कहानी है कि बहुत सारे जन्मों तक उनका प्यार चलता रहता है। और ये जो कहानी है, एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी है, तो स्टोरी विद इन अनदर स्टोरी है ना, तो एक कहानी खत्म नहीं होती, उसी के अंदर एक दूसरी कहानी शुरू हो जाती है, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ऑन द वे वी गेट ग्लिम्स ऑफ कोर्टली लाइफ, फिलोसफी, नेचर एंड एस्थेटिक्स। ये कहानी जब हम पढ़ते हैं तो उस समय की लाइफस्टाइल कैसी थी, मतलब राज दरबार की लाइफ कैसी थी, राजा रानी वगैरह कैसे रहते थे, फिलोसफी के बारे में मतलब उस समय क्या सोच थी, प्रकृति के बारे में, एस्थेटिक मतलब ज्ञान की बातें, ये सब हमें स्टोरी में पढ़ने को मिलता है। बाण डाइड बिफोर कंप्लीटिंग द नॉवेल, ये नॉवेल पूरा नहीं हुआ था तब तक जो बाण भट्ट है उनकी डेथ हो गई थी। इट वॉज कंप्लीटेड बाय हिज सन, फिर जो इनके पुत्र थे बाण भट्ट के जो बेटे थे उन्होंने इसे पूरा किया, एंड इज रिगार्डेड एज अ मास्टर पीस ऑफ क्लासिकल इंडियन लिटरेचर। और इस किताब को भारत की सबसे सुंदर और महान कहानियों में से एक माना जाता है। So I hope it is clear. Now आगे रीड करते हैं। Apart from several inscriptions, an important historical source of for the period is the travelogue kept by yet another Chinese pilgrim to India. हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस तो मिलते ही हैं जो पत्थरों वगैरह पे या हार्ड सरफेस पे खोद के बनाए गए हैं, जिनसे हमें उस समय के बारे में पता चलता है, इस पीरियड के बारे में। लेकिन कुछ ट्रैवलॉग्स भी हैं। ट्रैवलॉग क्या होते हैं, जैसे कोई ट्रैवल करता है कहीं पर तो वो वहां के बारे में लिखता है उस किताब से जो हमें पता चला है, तो उस किताब को कहते हैं ट्रैवलॉग। ओके, सो बहुत सारे ट्रैवलॉग्स मिले हैं, उसमें से एक है जैसे चाइनीज एक पिलग्रिम है जिनका नाम है ह्वेनसांग, इसे ह्वेनसांग पढ़ते हैं, है ना, या अलग भी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। देखो यहाँ पे लिखा है ह्वेनसांग या ह्वेनसांग, इस तरीके से इनका रीड किया जाता है नाम। ये उस वक्त चाइना से ट्रैवल करके आए थे, मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया है ना। रिमेंबर इन पार्ट 1 ऑफ दिस टेक्स्ट बुक वी मेट फाहियान who in 5th century left a valuable account of the Gupta era. फाहियान जो है 5th सेंचुरी सी में आए थे, उनसे उनकी किताब से हमें गुप्ता एरा के बारे में पता चलता है ना, फाहियान के ट्रैवलॉग से। नाउ 2 centuries लेटर, अब ये 5th सेंचुरी में आए थे, उसके 2 सेंचुरी बाद वैनसांग आए, है ना। वैनसांग set out on his journey to India and traveled around the subcontinent between 630 and 644 630 से 644 के बीच में उन्होंने इंडिया में ट्रैवल किया। We met him briefly in the chapter The Story of Indian Farming in this textbook and earlier in India, that is भारत in grade 6। ये 2 चैप्टर्स में हमने इनके बारे में जाना। स्टोरी ऑफ इंडियन फार्मिंग फर्स्ट चैप्टर जो है इस टेक्स्ट बुक का, उसमें भी इनके बारे में जाना और ग्रेड 6 में भी पढ़ा था। जस्ट एज फाहियान हिज मोटिवेशन, पहले ये पढ़ लेते हैं ना।
ये स्टैचू है ह्वेनसांग का कैरिंग हिज ट्रैवल पैक, जो अपने साथ सामान लेकर गए थे उसको ये कैरी कर रहे हैं एट द लॉन्गमैन केव्स ऑफ ईस्टर्न चाइना, अ केव कॉम्प्लेक्स विद मेनी बुद्धिस्ट स्टैचू एंड कार्विंग। ये जो केव कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिस्ट स्टैचूज बने हुए हैं और कार्विंग है चाइना में है। ओके नाउ अब हम रीड कर लेते हैं। जस्ट एज फाइयान हिज मोटिवेशन for undertaking such a long and difficult journey was to visit sacred Buddhist site and learn doctrines from Indian teachers. फाहियान की तरह ही इनका भी मोटिवेशन क्या था, इतनी लंबी और डिफिकल्ट जर्नी को तय करने के पीछे इनका मकसद क्या था। सबसे पहली चीज कि बुद्धिस्ट जो साइट है जो सेक्रेड है, पवित्र है, वहां पर विजिट करना, और जो इंडियन टीचर्स हैं उनसे चीजें सीखना, लर्न करना डॉक्ट्रिन्स के बारे में। ही बॉट बैक टू चाइना मोर देन 600 मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन संस्कृत कैरिड बाय 20 हॉर्सेस एंड सेट अबाउट ट्रांसलेटिंग देम इनटू चाइनीज। वो यहाँ से इंडिया से लगभग 600 मैन्युस्क्रिप्ट्स लेकर गए जो बुद्धिज्म या बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, संस्कृत में लिखे हुए थे। 20 हॉर्सेस पे वो लेकर गए एंड सेट अबाउट, और उसको फिर उन्होंने चाइनीज में ट्रांसलेट किया। ही ऑल्सो लेफ्ट अ मेटिकुलस अकाउंट ऑफ हिज जर्नी इन विच ही रिकॉर्डेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट द पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, कल्चर एंड रिलीजन इन द किंगडम ही क्रॉस्ड। वहां पर इसके अलावा मतलब इन चीजों को ट्रांसलेट करने में उनके अकाउंट्स में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जानने को मिली कि उस वक्त की पॉलिटिक्स कैसी थी, डिप्लोमेसी कैसी थी, कल्चर कैसा था, रिलीजन कैसा था, जिस राज्य से होकर वो गुजरे वहां के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। हिज ट्रैवलॉग इज अ मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर हिस्टोरियंस ऑफ दिस पीरियड। जो इतिहासकार हैं जो इस समय के बारे में लिख रहे हैं, यानी 600 से 1200 सी के अराउंड की जो बातें लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उनके लिए जो हर ह्वेनसांग है उसके सोर्सेस बहुत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। नाउ ये एक मैप दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हो ट्रेवल्स ऑफ ह्वेनसांग, ट्रैवल फ्रॉम चाइना एंड इंडिया। ये जो रेड डॉटेड लाइन है ना, ये देखो शियान, यहाँ से रेड डॉटेड लाइन से मैं थोड़ा सा ये ऐसे दिखाती हूँ आपको, यहाँ से वो ट्रैवल करके और फिर इंडिया में आए, और ये सारे पाथ है कहाँ कहाँ उन्होंने ट्रैवल किया। और फिर ब्लू लाइन से दिखाया गया है कि ट्रैवल बैक टू चाइना सिटीज विजिटेड। सो अब यहाँ से जब वो वापस गए तो ये रास्ता उन्होंने फॉलो किया है ना, यहाँ से फिर वो चाइना में गए। सो हियर यू कैन सी ह्वेनसांग रूट फ्रॉम चाइना टू इंडिया एंड बैक। इन दिस मैप वी हैव यूज्ड मॉडर्न नेम्स फॉर सिटीज ह्वेनसांग पास्ड थ्रू। सो जहां जहां से वो पास हुए थे, गए थे, वहां जो आज के नाम है वो सारे यहाँ पर मैप में लिखे हुए हैं, जैसे मथुरा, कन्नौज, प्रयागराज, उज्जैन, बरहोच, अजंता, अमरावती, कांचीपुरम, नासिक, भुवनेश्वर, तामलुक, बोधगया, नालंदा, पटना, गुवाहाटी, लुम्बिनी, अयोध्या, मुल्तान, तक्षशिला, काबुल, बामियान, हिंदुकुश ये पर्वत है, फिर काशागार, ठीक है, खोतान। तो यहाँ से होकर वो ट्रैवल किया उन्होंने। ओके नाउ लेट्स एक्सप्लोर। ये जो मैप अभी हमने देखा 3.7 वाला, ये वाला मैप, इसके बारे में कहा है कैन यू आइडेंटिफाई अ फ्यू माउंटेन पासेस और डेजर्ट एरियाज दैट ह्वेनसांग हैड टू क्रॉस व्हाइल ट्रैवलिंग बिटवीन चाइना एंड इंडिया। कोई डेजर्ट एरिया या फिर कोई माउंटेन पासेस दिख रहे हैं जहां से ह्वेनसांग ने ट्रैवल किया। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई अ फ्यू इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर्स ऑफ लर्निंग दैट ह्वेनसांग विजिटेड टू इंडिया। डू यू नो समथिंग ऑफ देयर सिग्निफिकेंस। सो यस, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अभी मैंने मैप पे रीड किए, जैसे हिंदू कुश मैंने बताया, ये पासेस है, माउंटेन पासेस। माउंटेन पासेस मतलब माउंटेन्स हैं, उनके बीच में ऐसे कुछ रास्ता बन जाना जहां से लोग एक पार से दूसरे पार जाते हैं। फिर बामियान, ये माउंटेन रूट एरिया है। गोबी डेजर्ट और टकला मकान डेजर्ट जो है, ये नाम पे हंसीएगा नहीं, मुझे तो एक्चुअली हंसी आती है, बट ये टकला मकान एक डेजर्ट है। दीज वर दो एरियाज विद एक्सट्रीम कोल्ड सैंडस्टॉर्म्स एंड लॉन्ग एम्प्टी रूट। ये देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये सब इरेज कर देते हैं। गोबी डेजर्ट और यस हियर यू कैन सी टकला मकान, ठीक है, ये डेजर्ट है, बहुत ठंडी जगह है, यहाँ से वो ट्रैवल करके गए। ओके, यहाँ गोबी डेजर्ट आपको दिख रहा है, ये सारे नाम है। बामियान यहाँ पर है, हिंदू कुश यहाँ पर है, ये देखो लुम्बिनी, ये सब इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर उन्होंने विजिट किया। नाउ नेक्स्ट हमने इसमें पूछा था कि बुद्धिस्ट सेंटर्स जो उन्होंने विजिट किए उसके बारे में आप बताना चाहें, तो यहाँ मैंने कुछ नाम दे दिए हैं, आप इनमें से कोई भी लिख सकते हो। जैसे नालंदा उन्होंने विजिट किया, ये एंशिएंट यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस है बुद्धिस्ट लॉजिक के लिए, फिलॉसफी, मेडिटेशन और बहुत बड़ी लाइब्रेरी के लिए जानी जाती है। ऐसे तक्षशिला, ये ओल्डेस्ट लर्निंग हब है, अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग और डिबेट्स के लिए फेमस है। मथुरा जो है बुद्धिस्ट सेंटर है, स्ट्रॉन्ग, यहाँ
यहाँ पर भी लर्निंग के पर्पज से विजिट किया जाता था। ऑल्सो फेमस फॉर बुद्धिस्ट आर्ट। बोध गया जो है, यहाँ पर बुद्धा ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। अ मेजर स्पिरिचुअल एंड नॉलेज शेयरिंग डेस्टिनेशन फॉर मॉन्क्स। अमरावती जो है ग्रैंड स्तूपा के लिए जाना जाता है एंड एज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर बुद्धिस्ट एजुकेशन एंड रिलीजियस लर्निंग। ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए, है ना। देन नेक्स्ट इज की टेक अवे। इस पूरे से हमने क्या पढ़ा? तो ह्वेनसांग जर्नी शोज दैट इंडिया वाज अ मेजर नॉलेज डेस्टिनेशन फॉर बुद्धिज्म, अट्रैक्टिंग स्कॉलर्स फ्रॉम फार अवे लैंड्स। इससे हमें ये पता चलता है ह्वेनसांग की जर्नी से कि इंडिया जो है उस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नॉलेज का डेस्टिनेशन था, जहां लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए आते थे। इसीलिए बहुत सारे विद्वान जो है फार अवे लैंड से, बहुत दूर दराज के एरिया से भारत में विजिट करने आते थे। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। Harshvardhana welcomed this Chinese pilgrim to his court apart from two more ambassadors from China. हर्षवर्धन ने चाइना से जो पिलग्रिम्स आए थे, तीर्थयात्री, पिलग्रिम मतलब होता है तीर्थयात्री, जो आए थे उनके दरबार में उसका बहुत अच्छे से वेलकम किया, स्वागत किया। अपार्ट फ्रॉम टू मोर एम्बेसडर्स, तो और वहां पे राजदूत आए हुए थे चाइना से। इन ह्वेनसांग्स ऑनर ही हेल्ड एन असेंबली एट कन्नौज अटेंडेड बाय किंग्स एंड लीडर्स ऑफ मेनी रिलीजियस सेक्ट। सो ह्वेनसांग के आने की खुशी में, ऑनर में, सम्मान में कन्नौज में एक असेंबली रखी गई जिसमें बहुत सारे राजा आए, जो बहुत सारे धर्मों के लीडर्स भी आए। ह्वेनसांग डिस्क्राइब कन्नौज के बारे में ह्वेनसांग ने क्या लिखा है कि बहुत ही ब्यूटीफुल और प्रॉस्पेरियस सिटी है, सुंदर है। प्रॉस्पेरस मतलब समृद्ध सिटी है। हर्षा एज अ जस्ट एंड एनर्जेटिक रूलर हु मेंटेन्ड अ वास्ट आर्मी एंड वाज ऑफन एंगेज्ड इन मिलिट्री कैंपेन। हर्ष के बारे में ह्वेनसांग ने बताया है कि बहुत ही एनर्जेटिक रूलर है, बहुत ही एक फुर्तीला हम बोल सकते हैं, बहुत बड़ी आर्मी है उनकी, और अधिकतर वो मिलिट्री कैंपेन्स में एंगेज रहते हैं। एवरी 5 years ही हेल्ड एन असेंबली एट प्रयाग, प्रेजेंट डे प्रयागराज, एट द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना रिवर। हर 5 साल में वो एक इसी तरीके की असेंबली रखते हैं, जो आज का प्रयागराज जगह है वहां पर, यहाँ गंगा और यमुना नदी दोनों आकर मिलती है। वेयर आफ्टर परफॉर्मिंग सेक्रेड राइट्स ही गेव away much wealth offering it to Buddhist, Brahmins and poor. So यहाँ पर वो जब भी ये असेंबली रखते हैं तो सेक्रेड राइट्स मतलब रीति रिवाज के थ्रू पूजा करते हैं, उसके बाद बहुत सारा धन वो दान में देते हैं, बुद्धिस्ट को, ब्राह्मण्स को और गरीबों को। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। हर्षा attempted to extend his empire southward beyond the Narmada but was held in check by Pulketion II of powerful Chalukya dynasty whom we will meet soon. So अभी तक हम हर्ष के बारे में पढ़ रहे हैं ना, जो वर्मन डायनेस्टी से थे। उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सटेंड करना चाहा सदर्न इंडिया में, नीचे की तरफ, साउथ की तरफ, लेकिन यहाँ पर पुलकेशन सेकंड, जो चालुक्य डायनेस्टी यहाँ पर चल रही थी, उनकी तरफ से हर्ष को एक चेक मिला, मतलब कि उन्होंने अच्छे से सामना किया और जीतने नहीं दिया। हर्षा ऑल्सो ड्रीम्ड ऑफ यूनाइटिंग नॉर्दर्न इंडिया बट अचीव्ड ओनली मिक्स्ड सक्सेस। और जहां पर उसका शासन था नॉर्थ वाले पार्ट में भी, वो उसको पूरा यूनाइट करना चाहता था। हर्षवर्धन चाहता था कि सब एकजुट होकर एक बड़ा सा एम्पायर बना सके, लेकिन वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं रहा। ऑल्दो ही फॉर्म्ड एन अलायंस विद वर्मन डायनेस्टी ऑफ कामरूपा in today's Assam, their capital Pragjyotisha was close to today's Guwahati. Conflicts with neighboring kingdoms continued. हाँ, ये है कि इस प्रोसेस में कि यूनिटी वो बना सके नॉर्थ पार्ट में, उसने बहुत सारी कोशिशें की, जिसमें कि एक है कि वर्मन डायनेस्टी, जो कामरूपा, आज का जो असम जो जगह है, वहां की जो वर्मन डायनेस्टी थी, उसके साथ उसके अच्छे अलायंस बने, एक हम बोल सकते हैं कि एक पार्टनरशिप हुई। लेकिन अच्छा, ये जो वर्मन डायनेस्टी है, इसका जो कैपिटल है वो प्रागज्योतिषा है, राइट। अभी दिखा दूंगी मैं मैप में। आज का जो प्रेजेंट डे गुवाहाटी है उसके करीब है ये। नाउ इसके अलावा जो नेबरिंग किंगडम्स थे उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहे, अच्छे रिलेशन उतने अच्छे मेंटेन नहीं हुए। ये जो हमने मैप में देखा था, यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा वर्मन डायनेस्टी। एक सेकेंड, इस मैप में नहीं था, यस, हियर यू कैन सी वर्मन डायनेस्टी, है ना। इसके साथ अच्छे रिलेशन थे, बाकी जो आसपास के किंगडम्स थे उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहे, तो यूनिटी उतने अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाई। नाउ हियर यू कैन सी अ टेराकोटा सील। टेराकोटा यानी मिट्टी की बनी हुई एक सील है, 13 सेंटीमीटर इसका रेडियस है,
फाउंड एट नालंदा, देखो ये टूटा हुआ मिला है नालंदा के पास, इशूड बाय किंग भास्कर वर्मन जो राजा थे उनके द्वारा ये इशू किया गया है, मतलब ये कॉइन उनके उसमें बना हुआ है, ऑफ द वर्मन डायनेस्टी, जो वर्मन डायनेस्टी के थे। हु वॉज एन अलाई ऑफ हर्षवर्धन, ये अलाई थे हर्षवर्धन के, मतलब हर्षवर्धन के साथ इन्होंने अलायंस बना रखा था, मिले हुए थे। अब आती है बारी ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल की। ये जो कन्नौज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जहां हर्षवर्धन ने शासन स्टार्ट किया, उसमें एक स्ट्रगल हुआ जिसे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं, जिसमें 3 लोग शामिल थे। ट्राइपार्टाइट क्या होता है? ऐसी सिचुएशन दैट इन्वॉल्व्स 3 डिस्टिंक्ट पार्टीज और प्लेयर्स, जिसमें 3 डिफरेंट पार्टीज जो है इन्वॉल्व हो किसी चीज के लिए। ओके, चलिए अब पढ़ लेते हैं। सो आफ्टर हर्षा's डेथ इन 647 नॉर्थ इंडिया सॉ मच पॉलिटिकल टर्मोइल। हर्षवर्धन जो थे उनकी डेथ हो गई 647 सीई में। उसके बाद नदर्न इंडिया जो है वहां पे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ, मतलब राजनीतिक तौर पे हम देखें तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। इसमें कन्नौज बिकेम द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग इनडिसाइसिव ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। इसी में 3 लोग मिल गए कन्नौज के ऊपर अपना अधिकार साबित करने को। As it is often called, इसे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहा जाता है। 3 वेरिंग पार्टीज वर, कौन कौन थे ये 3? तो पालास, एक सेकेंड, पालास ईस्ट से, गुज्जर प्रतिहारास वेस्ट से, एंड राष्ट्रकूटास डेक्कन से। देखो कौन कौन कन्नौज पे शासन करना चाह रहा था, कौन कौन कन्नौज को जीतना चाह रहा था, ये सब हमने इसमें देख लिया है। एक बार और मैं मार्क कर देती हूँ। गुज्जर प्रतिहार इधर वेस्ट है हमारा, वेस्ट से, पालास जो है वो ईस्ट से, और राष्ट्रकूटा जो है वो साउथ से। ठीक है, सो यहां पर हमारा कन्नौज है, इसके ऊपर शासन करने के लिए 1, 2 और ये 3, ये तीनों के बीच में स्ट्रगल हुआ, जिसे कि कहा जा रहा है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। So see figure 3.3 during 8th and 9th century C, अभी जो मैप मैंने आपको दिखाया वही कहा जा रहा है। During 8th and 9th century C, these 3 power repeatedly warred against each other with फ्लक्चुएटिंग आउटकम्स एंड नो लास्टिंग विक्टर। बहुत सारे समय तक 8वीं 9वीं शताब्दी में ये तीनों एक दूसरे के साथ अधिकतर लड़ाइयां, रिपीटेड वॉर्स उनके अगेंस्ट होते रहे, एक दूसरे के अगेंस्ट। फ्लक्चुएटिंग आउटकम्स ऐसे फ्लक्चुएट होते थे, कभी कोई जीत रहा है कभी कोई जीत रहा है, लेकिन नो लास्टिंग विक्टर। सो चलिए देखते हैं, लेट्स एक्सप्लोर व्हाई वाज कन्नौज सो अट्रैक्टिव टू दोज पावरफुल डायनेस्टीज, ऑब्जर्व इट्स लोकेशन ऑन द मैप एंड डिस्कस इन क्लास। ये जो कन्नौज है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, ये सारी जो पावरफुल डायनेस्टीज थी इनके बीच में? तो इसके कुछ कारण है, अभी मैप में भी समझा दूंगी, पहले देख लेते हैं। इसका जो लोकेशन है नॉर्थ इंडिया के एकदम सेंटर में है, जिसकी वजह से आर्मी को कंट्रोल कर पाना रास्ते आसान है। गंगा प्लेन में है, ये फर्टाइल है, वहां पे बहुत ज्यादा उपज होती है, तो लोगों से टैक्स भी ज्यादा मिलेगा और वेल्दी रहेगा जो भी इस पे शासन करेगा। फेमस सिटी फॉर कल्चर एंड स्कॉलर्स, प्रेस्टीज के हिसाब से भी बहुत महान है, और पावर सिंबल। रूलर्स वांटेड डोमिनेंस ओवर नॉर्थ इंडिया। अगर नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल में कर लिया तो ऐसा लगता था कि जो भी राजा है वो बहुत पावरफुल है, ये भी एक कारण था। तो आप इसकी लोकेशन जब देखोगे कन्नौज की, तो यहाँ नॉर्थ इंडिया में ये सेंट्रल पोजीशन पे है ना, इधर से भी एक सेंट्रल पोजीशन है, और यहाँ पे गंगा प्लेन है तो फर्टाइल भी है, राइट। सो इन सब कारणों से लोग इस पे शासन करना चाहते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं पालास। तो ये हमने अभी हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, अब पालास के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो आफ्टर हर्षा's डेथ, और इसी में साथ साथ हम स्ट्रगल के बारे में भी जानते चले जाएंगे। सो आफ्टर हर्षा's डेथ, बंगाल रीजन फेल इनटू डिसऑर्डर अंटिल अकॉर्डिंग टू एन इंस्क्रिप्शन द पीपल चोज गोपाला इन 750 CE टू रीस्टोर स्टेबिलिटी। ही वाज द फर्स्ट किंग ऑफ पाला डायनेस्टी व्हिच सून रूल्ड ओवर मच ऑफ ईस्टर्न इंडिया। हर्ष के डेथ के बाद बंगाल जो रीजन है उसमें डिसऑर्डर हुआ, मतलब उथल पुथल हो गई, वहां पे कोई एक स्टेबिलिटी नहीं थी। इंस्क्रिप्शन के हिसाब से वहां के लोगों ने गोपाल को चुना अपना राजा, ठीक है, 750 CE में। उसके बाद स्टेबिलिटी आई, गोपाल जो है उसने पाला डायनेस्टी की शुरुआत की। गोपाल पहला राजा था पाला डायनेस्टी का, जिसने ईस्टर्न इंडिया पे बहुत बड़े पार्ट पे रूल किया। हिज सक्सेसर, अब उसके बाद कौन आया? गोपाल के बाद धर्मपाल, उसने एक्सपैंड किया पाल एम्पायर को ओवर मच ऑफ ईस्टर्न एंड नदर्न इंडिया। ही बिकेम नोन एज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ महायान बुद्धिज्म। ये जो धर्मपाल है उसे एक ग्रेट पैट्रन, मतलब उसने बहुत ज्यादा संरक्षण दिया, बहुत ज्यादा
बढ़ाया, किसको? महायान बुद्धिज्म को। ये जो हमने चैप्टर पढ़ा था इंडिया एंड हर नेबर सेकेंड वाला, उसमें भी इसके बारे में हमने पढ़ा है। और धर्मपाल ने ही फाउंडिंग मेजर मोनेस्ट्रीज सच एज विक्रमशिला, बहुत सारे जो मोनेस्ट्रीज वगैरह है जहां पर बौद्ध भिक्षु वगैरह रहा करते थे, जैसे कि एक हो गए विक्रमशिला, इसको भी उसने ही स्थापना कराई। आगे देखते हैं, इन प्रेजेंट डे बिहार, ठीक है, विक्रमशिला कहां पर है? ये जो बिहार जो स्टेट है वहां पर है। एंड सोमपुरा, ये बांग्लादेश में है, आज के बांग्लादेश में है। बिसाइड जस्ट लाइक हर्षा, द पालास कंटिन्यू टू पेट्रोनाइज नालंदा, जैसे हर्षा ने नालंदा यूनिवर्सिटी को पैट्रन दिया था, पैट्रन यानी संरक्षण दिया था, वैसे ही पालाज ने भी इसी को कंटिन्यू किया। Those large monasteries were in effect the universities of those times and attracted numerous students, sometimes from far away, even beyond India. ये जो इतनी बड़ी monasteries हुआ करती थी कि उसमें जो फॉरेन स्टूडेंट्स आया करते थे, हमने अभी देखा बहुत सारे विदेशी भी आया करते थे, विदेशी भी आया करते थे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसमें पढ़ाई के लिए, लर्निंग के पर्पज से भी रहने की व्यवस्था हुआ करती थी। नाउ द पाला एम्पायर फ्लरिश्ड इकोनॉमिकली, पाला एम्पायर जो है इकोनॉमिकली भी बहुत फला फूला, इकोनॉमिकली मतलब वेल्थ के फॉर्म में, अगर हम बात करें पैसों के फॉर्म में बात करें, थैंक्स नॉट ओनली टू इंटरनल ट्रेड बट ऑल्सो थ्रू ब्रिस्क मैरीटाइम ट्रेड थ्रू इट्स सी पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट विच प्रोवाइडेड पाथवे टू साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया एंड हर नेबर्स फॉर सम डिटेल। ये जो चैप्टर हमने पढ़ा है ना, इसमें सभी चीजें एक्सप्लेन्ड है, इसलिए आप सीक्वेंस में चैप्टर देखोगे तभी आपको अच्छे से पकड़ होगी। सो पाला एम्पायर एक तो इंटरनल ट्रेड की वजह से भी फला फूला, इंटरनल ट्रेड मतलब पाला डायनेस्टी, पाला एम्पायर जो है उसी में इंटरनली, मतलब पाला एम्पायर में एक जगह से दूसरी जगह जो व्यापार हो रहे हैं, ट्रेड हो रहे हैं, एक तो उसकी वजह से, दूसरा मैरीटाइम ट्रेड की वजह से। मैरीटाइम मतलब क्या होता है? समुद्री या ओशियन से रिलेटेड। तो यहीं से रास्ते बने, किस चीज के? साउथ ईस्ट एशिया की तरफ व्यापार होने लगा समुद्री रास्तों से। तो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे उन कंट्रीज के साथ हमारा जो है एक तरीके से कनेक्ट बना। ये आपको मैं मैप में दिखा देती हूँ, इधर की तरफ है ना पालास, यहाँ पे सी पोर्ट है, समुद्र के किनारे वाले एरियाज थे, तो इधर से इधर आपका म्यांमार है, थाईलैंड है, फिर वियतनाम है ना, सिंगापुर है, आज सिंगापुर हम जानते हैं, तो इन सब कंट्रीज में भी व्यापार चालू हुआ। ओके, नाउ ये हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। दो एम्पायर लेटर डिक्लाइन, पाला एम्पायर जो है धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, खत्म होने लगा, बट इट लेफ्ट अ लास्टिंग लेगेसी ऑफ स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस एंड लर्निंग इन पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न एंड नदर्न इंडिया। इसने बहुत एक अपनी लेगेसी छोड़ी, मतलब अपना एक अस्तित्व, एक प्रभाव छोड़ा कि स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस थी, इनकी शासन व्यवस्था बहुत अच्छी थी, जो लर्निंग व्यवस्था थी वो पूरे नॉर्थ इंडिया में और ईस्टर्न पार्ट में इसने एक अपना प्रभुत्व छोड़ा, लोगों को इससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। यहाँ आप इमेज देख सकते हो 3.9 में, क्राउंड बुद्धा बिहार पाला एम्पायर 10th 11th सेंचुरीज, बुद्ध भगवान को यहाँ पे कोरोनेशन किया हुआ है, ताज पहनाया गया है ना। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है थिंक अबाउट इट। सम हिस्टोरियन स्टेट दैट धर्मपाला वाज बुद्धिस्ट। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जो धर्मपाल है सेकंड रूलर पाला डायनेस्टी के, वो बुद्धिस्ट था। ही सर्टेनली पैट्रोनाइज बुद्धिस्ट लर्निंग एंड इंस्टीट्यूशन, उसने बुद्धिस्ट लर्निंग को पैट्रोनाइज किया, संरक्षण दिया, मोनेस्ट्रीज वगैरह को संरक्षण दिया। बट वी शुड कीप इन माइंड दैट इन एंशिएंट इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन वाज मोर फ्लूइड देन इट इज इन टुडे, एंड एक्सेप्ट परहैप्स फॉर monks and nuns, people could feel at ease with various belief systems and practice different modes of worship at that time, at same time। देखो ऐसा नहीं है जैसे आज के समय में हम जो धर्म के बारे में जानते हैं ना, वैसा तब नहीं था। जैसे जो मॉन्क्स वगैरह हैं जो बुद्धिज्म को मानते हैं या नन्स हैं, तो वो एक पर्टिकुलर धर्म मानेगी, लेकिन जो नॉर्मल पीपल थे, है ना, लोग जो थे, वो बहुत आसानी से एक से ज्यादा बिलीफ सिस्टम को मान सकते थे, पूजा पाठ कर सकते थे और अपना विश्वास उसमें मेंटेन कर सकते थे। तो उस समय इतना रिजिड एक क्लासिफिकेशन नहीं था। इंडीड पीपल often did not regard belief system involving Hinduism, Buddhism and Jainism as separate। इसको वो separate नहीं समझते थे, बल्कि वो एक ब्रांच की तरह समझते थे of a common philosophical tree। उन्हें लगता था ये एक पेड़ की तरह है जिसमें फिलोसफी हम पढ़ रहे हैं और इसी पेड़ की डिफरेंट शाखा है, ये हिंदुइज्म है, ये बुद्धिज्म है, इस तरीके से। Beside rulers often took pride in patronizing several school of thoughts। और जो रूलर्स थे, जो राजा वगैरह थे, इस तरीके से संरक्षण देना उन्हें प्राइड लगता था, गर्व की बात महसूस होती थी कि वो एक नहीं बल्कि सेवरल जो विचारधाराज हैं, बहुत सारी विचारधाराएं हैं, उनको संरक्षण देना। हमने गुप्ता के केस में पढ़ा था पहली वाली टेक्स्ट बुक में,
एंड हर्ष के बारे में भी हमने पढ़ा। ये सब ब्रॉड माइंडेडनेस दिखाता है कि वो एक धर्म या एक विचारधारा को लेकर लिमिट नहीं थे, बल्कि बहुत अदर जो बिलीफ सिस्टम है उसको भी वो पेट्रोनाइज करते थे, संरक्षण देते थे। सिमिलरली सेवरल सक्सेसर्स ऑफ धर्मपाला, ऐसे ही जो धर्मपाल के बाद आए राजा, उन्होंने भी पेट्रोनाइज किया बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन को, वर सेड टू डिवोटीज शिवा। उन्होंने बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन को पेट्रोनाइज तो किया, लेकिन शिव भक्त भी थे वो। तो आप समझ सकते हो कि उस वक्त ब्रॉड माइंडेडनेस थी। द राष्ट्रकूटास, अभी हम जिनके बारे में पढ़ेंगे, एंड अदर रूलर्स विल प्रोवाइड मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल है जिन्होंने एक से ज्यादा बिलीफ सिस्टम को पेट्रोनाइज दिया या फिर संरक्षण दिया। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, A university with scholars as gatekeeper। एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं जिनके जो गेट कीपर्स होते थे, जो दरबान बोल सकते हैं, जो मेन गेट होता है वहां जो दरबान खड़े होते थे वो विद्वान हुआ करते थे। तो चलिए पढ़ते हैं। धर्मपाल फाउंडेड विक्रमशिला। विक्रमशिला एक यूनिवर्सिटी की धर्मपाल ने स्थापना की। कब? इन द लेट 8th century ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा, गंगा नदी के किनारे। इट रिमेन्ड अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग फॉर मोर देन 4 centuries। लगभग 400 सालों तक ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेंटर रहा जहां लोग पढ़ने आते थे, सीखने आते थे। इस यूनिवर्सिटी में 6 कॉलेज थे, मोनेस्ट्रीज थी, टेम्पल्स थे, लेक्चर हॉल्स थे और बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी थी। नियरली 3000 स्कॉलर्स स्टडीड सब्जेक्ट्स सच एज ग्रामर, लॉजिक, हिंदू एंड बुद्धिस्ट फिलोसफी, लर्निंग एंड रिचुअल्स। इन सब चीजों के बारे में लगभग 3000 जो स्कॉलर्स हैं वो यहाँ पर विद्या ग्रहण किया करते थे। एडमिशन वॉज हाईली सिलेक्टिव एज ईच कॉलेज हैड अ द्वार पंडित। एडमिशन बहुत टफ हुआ करते थे, ऐसा नहीं कोई भी चाहे तो इसमें एडमिशन ले लेता था। हर कॉलेज में एक द्वार पंडित हुआ करता था, ऐसा विद्वान जो गेट की रक्षा करता था, गेट कीपर हुआ करता था। वो टेस्ट करता था स्टूडेंट्स को बिफोर अलाउइंग देम एंट्री। जब वो एंट्री लेते थे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, उससे पहले उनका टेस्ट लिया जाता था इस द्वार पंडित के द्वारा। विक्रमशिला वाज स्पेशली नोन फॉर इट्स टाइज विद तिब्बत। विक्रमशिला जो है इसका तिब्बत के साथ भी एक टाई रिलेशन देखने को मिलता है। वन ऑफ इट्स फेमस टीचर्स ट्रैवल टू तिब्बत। विक्रमशिला के एक फेमस टीचर थे जिन्होंने तिब्बत ट्रैवल किया था। उन्होंने संस्कृत वर्क को तिब्बतन में ट्रांसलेट किया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले किया था इन शेपिंग तिब्बतन बुद्धिज्म। जो तिब्बत में बुद्धिज्म प्रैक्टिस किया जाता है उसमें भी उनका एक इंपॉर्टेंट रोल है, जिसे वज्रयान बुद्धिज्म कहा जाता है। ये भी हमने इंडिया एंड हर नेबर जो चैप्टर 2 पढ़ा उसमें मैंने इसके बारे में बताया आपको। सच इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग देयर वर हंड्रेड्स इफ नॉट थाउजेंड्स। ऐसे हम हजार नहीं तो कम से कम 100 तो कह ही सकते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर्स थे जो पूरे इंडिया में फैले हुए थे। केप्ट अलाइव एंड एनरिच्ड इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग नॉलेज ट्रेडिशन। और भारत की इतनी जो हम कह सकते हैं प्राचीन समय से चली आ रही है एक ज्ञान का हम भंडार बोल सकते हैं या ट्रेडिशन बोल सकते हैं, उसको एनरिच करते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। हमने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में जाना। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, एज वी विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर, विक्रमशिला, अगले चैप्टर में हम विक्रमशिला के बारे में पढ़ेंगे कि इसको बख्तियार खिलजी ने 12th century में प्लंडर यानी लूटा और डिस्ट्रॉय किया विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को। द कवर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम विक्रमशिला डिपिक्टिंग 5 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बुद्धा। ये एक कवर पेज है या कवर है मैन्युस्क्रिप्ट का। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? बहुत छोटे लेख लिखे होते हैं, हाथों द्वारा लिखा गया। तो उस पे आप 5 आप रूप देख सकते हो, डिफरेंट एस्पेक्ट्स देख सकते हो बुद्ध भगवान का, 1 2 3 4 5। ओके, नाउ नेक्स्ट है गुज्जर प्रतिहारा। सो इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ लेंगे। चैप्टर लेंदी हो रहा है, मैं बड़ी वीडियो बना देती हूँ, आप लोग देखते नहीं है पूरा, और फिर इसकी वजह से व्यूज वगैरह भी कम आते हैं ना, तो अच्छा भी नहीं लगता बनाने में। सो हो सकता है 3-4 पार्ट्स हों, बट जितना भी पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। सो विल मीट इन द सेकेंड पार्ट। जो भी बच्चे यहाँ तक रुके हैं मुझे कॉमेंट करिए कि चैप्टर कैसा लग रहा है, तो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, वैसे भी करूंगी बट बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सो विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.